याद किया सवाल शुरू कर लें। आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नववर्ष में हम लोगों का संयुक्त ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण एवं वित्त मंत्री जी का बजट संसद में पेश हुआ है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश के लिए पूर्व के विकास का सफर, वर्तमान की स्थिति और भविष्य का भारत कौन सा भव्य रूप लेगा, उसका आकलन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से हमें प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने पहले दिन से पिछले 10 वर्षों में अपना लक्ष्य देश की विकास, देश की प्रगति, सर्वांगीण विकास और 3 लक्ष्यों के साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना और विश्व गुरु के साथ साथ भारत को एक विकासशील देश से एक विकसित देश में परिवर्तित करना। ये 3 मुख्य लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के 2014 से रहे हैं और उस लक्ष्य के प्रति अगर हमारे देश को अग्रसर होना है तो केवल सरकार नहीं, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी और लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि एक एक देश के वासी को समृद्धशाली हम बना पाए ताकि उन तीनों लक्ष्यों की पूर्ति हम लोग कर पाए। आत्मनिर्भरता की, एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित करने की और एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की। और स्पष्ट रूप से अगर 140 करोड़ जनता को हमें समर्पित भाव से सक्षम बनाना होगा तो 4 क्षेत्रों में
और 4 समुदाय पर प्रधानमंत्री जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। और वो 4 समुदाय हैं हमारी देश की महिलाएं, हमारे देश के युवा, हमारे देश के किसान और हमारे देश के गरीब। यही 4 समुदाय की सक्षमता के आधार पर ये तीनों लक्ष्य की प्राप्ति हम लोग कर पाएंगे, ये प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है। और अगर हम देखें हमारी नारी शक्ति हमारे देश की संस्कार और संस्कृति में केंद्र बिंदु सदैव रही। यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। और उसी लक्ष्य के साथ अनेकों कदम भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए लिया है। पर ऐतिहासिक कदम जिसकी कल्पना भी देश के वासी नहीं कर पाते थे, जिनका सपना ही पिछले 65 वर्षों से एक सरकार ने पिरोया था, उन सारे सपनों को साकार करने का काम महिला शक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है। सबसे महत्वपूर्ण कदम कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करके संसद में 1/3 महिलाओं के लिए स्थान सदैव के लिए स्थापित करना, ये एक ऐतिहासिक कदम रहा है। उसी के साथ साथ एक और प्रतिज्ञा प्रधानमंत्री जी ने ली है कि 2 करोड़ महिलाओं को हम लोग लखपति दीदी के रूप में स्थापित करेंगे। और उस लक्ष्य की पूर्ति में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 15,000 महिलाओं को 1,265 करोड़ रुपए की योजना के तहत, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली, ड्रोन्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन सब्सिडी पे दी जाएगी 80% की, ड्रोन की बीमा मुफ्त दी जाएगी और उन महिलाओं को नैमो ड्रोन दीदी के रूप में, ड्रोन पायलट के रूप में संपूर्ण देश में तैनात किया जाएगा। इसी के साथ जब मुद्रा योजना हम देखते हैं तो जितने भी ऋण मुद्रा योजना में दिए गए उसमें से 31 करोड़ ऋण महिलाओं को दिए गए हैं इस देश के अंदर। और उसी के साथ साथ जो बहुचर्चित योजना है महिलाओं के लिए, चाहे इज्जत घरों की हम बात करें, शौचालय की बात करें, जो इस देश के कोने कोने में बन चुकी हैं, करीब 100% सैचुरेशन हो चुका है। 12 से 15 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत करीब हमारे 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा और गैस का कनेक्शन आज तक दिया गया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए उज्ज्वला योजना में खर्चा गया है। और जहां महिलाओं की सशक्तिकरण सरकार ने की है, वहीं किसानों की सशक्तिकरण भी की। किसानों के लिए
11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 2,80,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे सीधे उनके जनधन के खातों में पहुंचाया गया। बीच का कोई बिचौली नहीं। अगर 6,000 रुपया तो 6,000 रुपया सीधा सीधा किसान के खाते में, और मध्य प्रदेश में उसमें अतिरिक्त 10,000 रुपया सीधा सीधा किसान के खाते में। एक साल में एक सीमांत कृषक के खाते में 6,000 रुपया केंद्र से और 10,000 रुपया प्रदेश की राशि के आधार पर, और ऐसे करके ही पूरे देश में 11 करोड़ किसानों के खातों में। ये थोड़ा मैं आपसे चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे राष्ट्र भर में फैलाने का काम आपका है। आंकड़े कहना बहुत आसान है। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, ये आंकड़े कई देशों की आबादी से ज्यादा है। फ्रांस की आबादी से ज्यादा है, इंग्लैंड की आबादी से ज्यादा है, दक्षिण अफ्रीका की आबादी से ज्यादा है। और वो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर हमारे देश में सीधे सीधे लीकेज के बिना, सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में लीकेज, 1 पैसे के लीकेज के बिना उनके खाते में पहुंचाया जाता। पहली बार हमारे देश में सहकारिता को इतना महत्व दिया गया। सहकारिता की क्रांति के बारे में कई दल बात करते थे, पर कुछ करते नहीं थे। पहली बार सहकारिता का मंत्रालय स्थापित किया और हमारे गृह मंत्री जी को उसकी जिम्मेदारी दी गई। जिस सहकारिता मूवमेंट के साथ एक एक इस देश का अन्नदाता जुड़ा हुआ है। 3.5 लाख जन औषधि केंद्र पूरे देश में लग चुके हैं ताकि हर एक गरीब को किफायती दवाई मिल पाए। इसके पहले गरीब एंटीबायोटिक के लिए भटकता था, विटामिन के लिए भटकता था, रोजमर्रा दवाइयों के लिए भटकता था। आज सस्ते दरों में जन औषधि केंद्र में हमारे एक एक व्यक्ति को दवाई मिल पाती है। इसी के साथ साथ फसल बीमा योजना की अगर आप बात करो, 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम केंद्र सरकार के द्वारा भरा गया है हमारे फसल बीमा योजना के आधार पर, और उसके बदले में जहां 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा गया है, वहां 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा राशि किसान को दिया गया है। तो मतलब 30,000 रुपए का 30,000 करोड़ का प्रीमियम और 5 गुना ज्यादा 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा राशि आज देश के किसान के खाते में पहुंचाया गया है। साधारण तौर पर इंश्योरेंस की कंपनी क्या करती है? 5 लोगों से बीमा लेती है, 100 रुपए कमाती है और केवल 10 रुपए देना पड़ता है। यहां 30,000 करोड़ रुपए प्रीमियम डाला गया है और 1.5 लाख करोड़ रुपए मुआवजा में वितरित किया गया है, उल्टा। और इसी के साथ साथ जहां हमारे समर्थन मूल्य की बात है, वहां समर्थन मूल्य में लगभग 18 लाख करोड़ धान और गेहूं के फसल के लिए 18 लाख करोड़ रुपए हमारे किसानों को दिए गए हैं, जो 2000 से पहले 2014 के पहले 10 वर्षों के तुलना में 2.5 गुना अधिक है। किसान हितैषी सरकार तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, और यही गरीब कल्याण की बात जब हम करें
गरीबी हटाओ का नारा हमने बहुत सुना, रोटी कपड़ा और मकान का नारा हमने बहुत सुना। प्रधानमंत्री आवास योजना जहां 65 वर्षों में 3 करोड़ बने थे, इन 10 वर्षों में 4 करोड़ बन चुके। और हमारा लक्ष्य है इस बजट में कि अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ और बना के हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना तैयार कर लेंगे, ताकि इस देश का एक भी वासी ना बचे। 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन, कोई भी वंचित ना रह जाए। और इसलिए मोदी की गारंटी की गाड़ी घूम रही है, क्योंकि मोदी की गारंटी की गाड़ी खोज रही है कौन कौन रह गया है जो वंचित है, क्योंकि एक ही टारगेट है प्रधानमंत्री जी का कि 100% सैचुरेशन एक एक योजना का होना चाहिए। और वहीं 80 करोड़ देशवासियों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन का वितरण कोविड के जमाने में और अब 5 साल और गरीबों को वितरित किया जाएगा। 11 करोड़ हमारे ग्रामीण जनों को हर घर नल, नल से जल की योजना लागू हो चुकी। जिनके यहां टोटी नहीं होती थी, और या तो जिनके यहां टोटी होती थी लेकिन पानी का स्रोत नहीं होता था, पानी का स्रोत भी और टोटी भी, दोनों को मिलाकर वहां हर घर में पानी पहुंचाने का कार्य हुआ है। हमारे आने वाले नौजवानों के लिए अभी सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रम से हम लोग सब आ रहे हैं। ये भारत की क्षमता है। 10 साल की उम्र से 25 साल की उम्र की पीढ़ी जो आने वाले अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का तय करने वाले, उनका हुनर राष्ट्र पटल पर निखार पाए, हम लोग विश्व पटल पर निखार पाए। आज गुना का हमारा बच्चा अर्शदीप सिंह क्रिकेट टीम का भाग बन चुका है। ये क्षमता है हमारे जिलों में। और इसी खेल महोत्सव, खेलो इंडिया, टॉप्स इंडिया के आधार पर आज एशिया खेलों में खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा अधिक पदक जीते हैं। 16 एम्स बने हैं 10 सालों में, 315 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 370 मेडिकल यूनिवर्सिटी बने हैं, 7 IIT बने हैं, 7 IIM बने हैं। ये सभी उसी सोच के साथ कि वो खाका हमें बनाना होगा जिसके आधार पर हमारे नौजवान शक्ति के हुनर को हम विश्व पटल पर उजागर कर पाए। और नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो निकाली गई, जहां अनुभव के लिए भी जगह दिया गया है, उसके आधार पे भी हम लोग आज नौजवान पीढ़ी को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। हमारे आदिवासी समाज के लिए भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। आज भारत के वो हीरे जिनको पूर्व सरकारों ने गाड़ गाड़ के 100 फुट नीचे गड्ढे में डाल दिया था, उनको खोज के निकालकर उनके आपके आत्मा में, मेरे आत्मा में, जन जन के आत्मा में डालने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ताकि भारत गर्व से अपने विभूतियों को पूर्ण रूप से हर दिन और हर रात उनकी पूजा अर्चना भी करे और उनके दिखाए हुए पथ पर चल पाए। बाबा साहब अंबेडकर उनके 5 स्थानों को तीर्थ स्थान में परिवर्तित करने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया। उनकी दीक्षा शहर लंदन में उनके घर को खरीदकर वहां संग्रहालय बनाने का कार्य किया। मुंबई में इतना भव्य रूप वो ऑडिटोरियम ले रहा है, वर्ली सी फेस पे मैं स्वयं जाके मैंने निरीक्षण किया है। यहां डबरा में अंबेडकर स्मारक हम लोग बना रहे हैं।
पहले 8 करोड़ की योजना थी, अब बढ़ाकर हमने 20 करोड़ रुपए की योजना की, ताकि बाबा साहब से आने वाले दिनों में भी हमारी नौजवान पीढ़ी प्रेरणा ले। और इसी सोच के साथ अर्थव्यवस्था भी, आज G20 की अध्यक्षता भारत ने पिछले वर्ष की। एक भी विश्व का देश नहीं बचा जिसके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत आकर भारत दर्शन न किया, और वो भी भारत मंडपम में। भारत मंडपम बना है, नया संसद भवन बना है, G20 भारत की यहां हुई है। केदारनाथ से, बद्रीनाथ से, महाकाल लोक तक, काशी विश्वनाथ से रामलला, अयोध्या नरेश, भगवान श्री राम को दोबारा अयोध्या धाम में स्थापित किया गया है। ये उस भारत का सूर्योदय हो रहा है जो भारत 500 वर्षों तक इंतजार कर रहा था। अधोसंरचना के क्षेत्र में चाहे हम रेल की बात करें, 50 वंदे भारत ट्रेन चल चुके हैं। 10 साल 2004 से 14 में जितने रेल ट्रैक बने थे उससे 4 गुना ज्यादा रेल ट्रैक इन 10 वर्षों में बने। बुलेट ट्रेन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। हाईवेज के क्षेत्र में देखें तो 90,000 किलोमीटर के हाईवेज 65 वर्ष में बने थे। 10 साल में गडकरी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 55,000 किलोमीटर के हाईवे बन रहे हैं, जो आने वाले दिनों में हमारा ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे भी शामिल होगा, हमारा वेस्टर्न बाईपास भी शामिल होगा, हमारा अटल एक्सप्रेसवे भी शामिल होगा। अभी 10,000 करोड़ की योजनाएं देके गए हैं गडकरी साहब। मेरे क्षेत्र में, नागर विमानन क्षेत्र में, जो प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, जहां 74 विमानतल थे, आज 149 विमानतल। इसको हम 200 तक ले जाएंगे। जहां 400 विमान थे, आज 700 विमान हैं, और 1200 विमानों का ऑर्डर हमारे भारतीय कंपनियों ने डाल दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत अग्रसर है, भारत क्रांति के पथ पर है, भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने के पथ पर है। भारत अपने सफर में, अमृत काल से शताब्दी काल के सफर में, 10वीं बड़ी आर्थिक शक्ति थी 2014 में, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। 2027 तक 3री बड़ी आर्थिक शक्ति होगी, जर्मनी और जापान को पछाड़ के। और अमृत काल से शताब्दी काल के सफर तक भारत पूरे विश्व में अग्रसर होगी, लेकिन एक ऐसा भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वासुदेव कुटुंबक की सोच रखे। पूर्ण विश्व एक परिवार है, एक विश्व, एक पृथ्वी, एक परिवार। ये प्रधानमंत्री जी की सोच आज पूरे विश्व ने स्वीकार कर ली है, और इसी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पथ पर हमारी सरकार चलेगी। और मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3री बार भी मोदी सरकार भारत में स्थापित होगी। आज इस बात की भी मुझे बड़ी खुशी है कि आपका ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, जो स्मार्ट सिटीज मिशन में प्रतियोगिता में शामिल था, पहले 100 की स्क्रीनिंग हुई शहरों की, उसमें से शॉर्टलिस्ट 36 हुई। 36 की स्क्रीनिंग हुई, उसमें से शॉर्टलिस्ट 18 हुई हैं, और उन 18 में, मतलब उन 18 नवरत्नों में पूरे देश में आपका और हमारा ग्वालियर भी एक नवरत्न उन 18 में शामिल है। तो मैं सभी को अपने तहे दिल से बधाई और शुभकामनाओं भी इस अवसर पे देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अभी एआई की स्किल युवा में डेवलप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने आईआईटी के साथ में कोलैबोरेट किया हुआ है, तो ग्वालियर या मध्य प्रदेश में कहीं पे इस तरह का कुछ संस्थान खुलेगा ताकि युवा। देखिए, केवल एआई नहीं, एआई के साथ आप एआर को भी जोड़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी को भी आप जोड़ो। ये भविष्य नहीं है, ये आज विश्व में वर्तमान बन चुका है। हमें अपने एक एक अध्ययन के संस्थाओं में एआई और एआर को इंट्रोड्यूस करना है। हमारे बच्चों में बहुत हुनर है। आज एआई और एआर, आपको आश्चर्य होगा, केवल सूचना प्रौद्योगिकी में नहीं, मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, और तो और क्या, कला और संस्कृति में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे अभी इंडिया आर्ट फेयर चल रहा है दिल्ली में, उसमें अलग सेक्शन है एआई और एआर का। तो ये हमारे जीवन का भाग बन चुका है, और मैं चाहूंगा कि हर एक संस्था में इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अपने स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं आदरणीय, स्मार्ट सिटी की बात कर और रहे हैं। एक और बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। मैंने वहां सांसद खेल महोत्सव में भी कहा था कि हमारे अपने परम सम्मान्य लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा। लाल कृष्ण आडवाणी का जीवन देश सेवा का जीवन रहा। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन मां भारती के प्रगति और विकास के लिए समर्पित रहा, और मां भारती के ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र को आज मुझे स्वतः बड़ी खुशी है, और मैं मानता हूं कि हर भारतवासी को खुशी होगा कि अब हम परम सम्मान्य आडवाणी जी नहीं कहेंगे, लेकिन परम सम्मान्य भारत रत्न आडवाणी जी हम लोग उस विचारधारा के साथ उनका सम्मान करेंगे। पूरे ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में चर्चा है कि सिंधिया जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये चुनाव तो आएंगे, और चुनाव आएंगे भी और जाएंगे भी, ये आपके और हमारे जीवन की एक कड़ी है भाई। बस हमें विकास और प्रगति के साथ भी जुड़ा है। ग्वालियर में बेटी बहुत मैंने ये आपने मेरी प्रतिक्रिया भी देखी होगी। आज मैंने प्रशासन से भी बात की है, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी अपने आप में काफी नहीं है, नियम का पालन हमें करना है, न्याय का पालन हमें करना है। न्यायपालिका न्याय देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और कैसे भस्मासुर हमारे इस विश्व में होते हैं जो ऐसी विचारधारा घटित करने की बात तो छोड़ दो, पर इसकी कल्पना भी कर पाए, इस बात की जितना हम लोग निंदा करेंगे वो कम हो। एक सवाल था, अपने स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, चर्चा है, लेकिन सवाल ये है कि स्मार्ट कहाँ से अपना शहर सिटी कैसे स्मार्ट करें? पैदल चल नहीं सकते, सारी सड़कें जाम हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों की मनमर्जी से किसी भी सड़क को अपन देखें, सारा व्यवसाय सड़क पे हो रहा है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कैसे अपने स्मार्ट देखें इसको? कुछ लोगों का की सोच और विचारधारा होती है कि कुछ भी अच्छा भी हो रहा हो तो कमी देखते जाओ। लेकिन मैं आपकी
सुझाव को भी सकारात्मक रूप से लेता हूं। हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में कोविड काल में भी हो बहुत मेहनत मशक्कत की। ये लोकसभा चुनाव एक मिनट, हमारे शहर में आज एलिवेटेड रोड बन रहा है, हमारे शहर में एक नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, हमारे शहर में एक नया एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, हमारे शहर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 250 करोड़ का तैयार हो चुका है। ग्वालियर बदल रहा है, आपका ग्वालियर है, हमारा ग्वालियर है, लेकिन मैं आपकी मंशा समझता हूं। आपकी सोच नकारात्मक नहीं है, आपकी सोच है कि अगर बदलाव भी हो रहा है तो उसे और बदलाव में हमें आगे ले जाना होगा, और आपकी सोच का स्वागत मैं करता हूं, और आपकी टिप्पणी को मैं एक सुझाव के रूप में लेता हूं। हाँ, ट्रैफिक की कठिनाई है, हाँ, सड़क हमारे बहुत संकीर्ण है, इसलिए तो एलिवेटेड रोड में बना रहा हूं। 1500 करोड़ रुपए का जब 16 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनेगा, जहां आपके पास 38 एंट्री वे होंगी और करीब 30-35 एग्जिट वे होंगी, एक छोटा सा हाईवे हमारे शहर के अंदर ही बनेगा, तब ट्रैफिक का लोड भी बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो रिंग रोड बन रहा है कि आप शहर के अंदर नहीं आ सकते हो। 38 एंट्री रहेंगी, 35 एग्जिट रहेंगी, तो ट्रैफिक का लोड भी कम होगा। हमारे शहर में आने वाले दिनों में ट्रैफिक की व्यवस्था भी उससे सुधरेगी। अभी भी हम उस पे लगेंगे। आपके अगर सीधे सीधे टिप्पणी या सुझाव हो, जरूर मुझे दीजिएगा, उस पर मैं कार्य करूंगा। इस पर मैं आपको पूरा विश्वास। अब आखिरी प्रश्न, एक मिनट कुछ। एयरपोर्ट तैयार है हमारा, 5 दिन में। अभी डीप क्लीनिंग चल रहा है, डीप क्लीनिंग चल रहा है, अगले 4 दिन में डीप क्लीनिंग समाप्त है। उसके बाद हम तारीख के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारा एयरपोर्ट तो तैयार है, तारीख के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा भी, आज हमने अहमदाबाद से भी जोड़ दिया है, तो अब बेंगलोर से, बंगलुरु से जुड़े हैं हम, हैदराबाद से जुड़े हैं, मुंबई दिल्ली से तो जुड़े ही थे, इंदौर से जुड़े ही थे, अब अहमदाबाद से भी जुड़े हैं और अयोध्या से भी जुड़े हैं। मोदी जी से मुलाकात की है, उसमें कमलनाथ जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि सब स्वतंत्र है, सब अपनी इच्छा। अरे भाई, अब मैं एक सवाल जब से आप कांग्रेस से भाजपा में आए पिछले टर्म में, अभी भी सबसे ज्यादा फोकस आपने ग्वालियर में किया है, विकास कार्यों को लेकर सबसे ज्यादा विकास योजना सबसे ज्यादा बोले आई है, और आपके जो मंत्री की है और भी पूरा से समझ लिया। क्या ग्वालियर इस वक्त नेक्स्ट तैयारी आपके चुनाव? देखिए, मैंने अपने 20 साल के जनसेवा में समूचे अंचल क्या, मेरी कोशिश रही है समूचे मध्य प्रदेश में योगदान देने के। जब मैं दूरसंचार मंत्री था, जब मैं वाणिज्य मंत्री था, जब मैं ऊर्जा मंत्री था, चाहे इंदौर हो, नीमच हो, मंदसौर हो, रीवा हो, जबलपुर हो, हमारा डिंडोरी हो, आज रीवा में एयरपोर्ट में बना रहा हूँ, दतिया में एयरपोर्ट में बना रहा हूँ, सतना का एयरपोर्ट में बना रहा हूँ। इंदौर के कनेक्शंस मैंने 5 गुना कर दिए पिछले 1.5 वर्षों में। भोपाल के कनेक्शंस में मैंने बढ़ाया। तो ग्वालियर तो आपकी और हमारी है, मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि ग्वालियर को हमें दोबारा, जो मेरे पूर्वजों ने ग्वालियर स्थापित किया था, उस ग्वालियर का जो हमारा सपना है उसको साकार हमको करना है। 100 वर्ष पूर्व ग्वालियर केंद्र था, केवल राजनीतिक शक्ति की नहीं, क्योंकि मोती महल हमारी पहली विधान परिषद थी, विधानसभा थी यहाँ मध्य भारत सरकार में, पर औद्योगिक क्रांति भी यहाँ आई थी। जब मुंबई का पानी सप्लाई बना था, तब ग्वालियर का पानी सप्लाई शाहपुर जी पालन जी ने बनाया था। ग्वालियर से मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी रेलवे लाइन चलती थी। तो उस ग्वालियर को दोबारा हमें स्थापित करना है। उस लक्ष्य के आधार पर हम सब लोग साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद।